हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार या व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो व्यक्ति अपने आप में अलग अलग होते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यक्तित्व के सभी पक्षों की दृष्टि से समान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपने आप में एक दूसरे से अलग होते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला यहाँ पर है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। सामान्य यानी नॉर्मल, कोई भी बच्चा जो एकदम ठीक ठाक हो, कोई स्पेशल तरीके का कोई उसमें चीज़ें दिखाई ना देती हों। लेकिन वहीं दूसरा है विशिष्ट, स्पेशल, जो कि ऐसा विद्यार्थी जो कुछ अलग ही तरह के लक्षण दिखाता हो। तो इसके बारे में मेनली यहाँ पर बात हो रही होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, विशिष्ट विद्यार्थी उनको कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं के आधार पर अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो विशिष्ट विद्यार्थी या बालक जो हैं वो ऐसे बालक होते हैं जो अपनी ही उम्र के, यानी उनके ही साथ ही उम्र के जो बच्चे हैं वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। किस तरह से? ऐसे विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े हुए होते हैं या बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो विशिष्ट बालक हैं वो या तो अन्य सामान्य बालकों से कुछ ज़्यादा आगे निकल जाएंगे या उनसे पीछे रह जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में उन्हें विशिष्ट कहा जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है, इसलिए उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर चाहे वो बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ जाएं या वो थोड़े पिछड़ जाएं, दोनों ही स्थिति में उनको समायोजित करना, एडजस्ट करना काफ़ी कठिन होता है, जिसके लिए उनके लिए क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल तरह की एजुकेशन का बंदोबस्त करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत उनके लिए होती है। इसीलिए हम स्पेशल एजुकेशन भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आगे देखते हैं। अब किस किस तरह के बच्चे स्पेशल यानी विशिष्ट कहे जा सकते हैं, जो अन्य बच्चों से भिन्न हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, पहला है यहाँ पर पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए। सेकंड टर्म है यहाँ पर बाल अपराधी बालक, डेलिंक्वेंट चाइल्ड। थर्ड यहाँ पर हमारा रहेगा मेधावी बालक, जिसको हम प्रतिभाशाली बालक भी बोलते हैं, और गिफ्टेड चाइल्ड इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट है मानसिक मंदन, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको मेंटली इशू होते हैं। नेक्स्ट है फिर धीमी गति से सीखने वाला बालक, जिसको स्लो लर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शो करते हैं कि किस किस आधार पर जो विद्यार्थी हैं या जो बालक हैं
वो अलग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन के थ्रू ये डेफिनेशन है। विशिष्ट बालक वे हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक फिजिकली, मानसिक मेंटली, सांवेगिक इमोशनली या सामाजिक यानी सोशली विशेषताओं में इतनी अधिक दूरी पर हैं कि अपनी उच्चतम योग्यता तक विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो सामान्य बालक हैं उनसे विशिष्ट बालक इतने अलग हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक या सामाजिक किसी भी तरह की विशेषताओं में इस तरह से अलग होते हैं कि अगर वो अपनी उच्चतम योग्यता तक उन्हें विकसित किया जाना है, यानी हाईली क्वालिफाइड यदि उन्हें करना है हमें, तो उनके लिए अलग से स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर पूरी हुई। तो स्टूडेंट्स हम आगे अब देखते हैं पिछड़े बालक, जो कि बैकवर्ड चिल्ड्रन कहे जाते हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम एक देख लेते हैं। शोनल के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। यहाँ पर हम एजुकेशनल के रूप में देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी ही आयु जितने जो बच्चे हैं उनसे बहुत अधिक दुर्बलता का परिचय देता है। किस चीज़ में? शैक्षिक क्षेत्र में, अपने शैक्षणिक क्षेत्र में, यानी एकेडमिक्स में वो काफ़ी वीक होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है शैक्षणिक लब्धि का हम यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे IQ का फॉर्मूला होता है, वैसे ही EQ यानी कि एजुकेशनल क्वोशेंट का फॉर्मूला भी यहाँ पर होता है। एजुकेशनल क्वोशेंट इक्वल्स टू एजुकेशनल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में हमारा ये निकल कर आ जाएगा। देखते हैं इसमें, यहाँ पर EQ का मीन्स है एजुकेशनल क्वोशेंट, जो कि हमें निकालना है, जिसको हम शैक्षणिक लब्धि बोलते हैं। EA का मीन है यहाँ पर एजुकेशनल एज, कि उस विद्यार्थी की जो है शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उसकी उम्र शैक्षिक रूप से कितनी मानी जानी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जो हैं अधिक बुद्धिमान हैं, तो उनकी सामान्य बच्चों से शैक्षिक उम्र जो है वो थोड़ी अधिक मानी जा सकती है, और अगर जो पिछड़े हुए हैं उनकी कम मानी जा सकती है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम एजुकेशनल एज को ऊपर फॉर्मूले में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल और एक्चुअल एज, यानी कि उस बच्चे की जो एज है वो वास्तव में कितनी है, जिसको हम क्रमानुसार या वास्तविक आयु बोलते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे दोनों चीज़ें, और यहाँ परसेंटेज में हमारा EQ निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर पिछड़े बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं कि पिछड़े बालकों में ऐसी कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं जिनसे उनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है, पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो पिछड़े बालक हैं वो थोड़ी उनकी सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। नेक्स्ट है, पिछड़े हुए बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उसकी योग्यताओं से कम प्रतीत होती है। यानी कि वही जो EQ बोल रहे थे हम अभी, एजुकेशनल क्वोशेंट, वो नॉर्मली जो बच्चे हैं उनसे थोड़ी कम दिखाई पड़ती है या होती है। तो इस तरह से, या फिर हम यहाँ एजुकेशनल अचीवमेंट भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में उसने जो भी कुछ अचीव किया है वो उसकी योग्यताओं से थोड़ा कम
होता है। थर्ड है यहाँ पर, पिछड़े हुए बालक न केवल शिक्षा बल्कि अपनी आयु से कम आयु के बालकों के साथ भी काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा भय बना रहता है हर चीज़ को लेकर। तो अगर कोई उनसे कम उम्र का भी है तो उसके साथ भी वो एक तरह से बेहतर महसूस नहीं करते हैं। इनका IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो 75 से 90 के बीच होता है, यानी ये कम होता है। फिफ्थ है, इनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है। तो जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए स्पेशल अलग किस क्लासेस जो है वो भी सेट की जाती हैं, ताकि उसके पिछड़ेपन में जो वो कुछ चीज़ें छोड़ चुके हैं या सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं उनको कवर किया जा सके। नेक्स्ट है फिर, इनका ध्यान व रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है। तो इस तरह से ये किसी चीज़ पर जब कंसंट्रेट करते हैं या इनका जो इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेट नहीं कर पाते हैं। थोड़े समय के बाद वो वापस से परेशान हो जाते हैं या उनको थोड़ा उबाऊ लगने पर लगता है या वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है फिर, किसी भी समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे प्रतिभाशाली बालक है, एकदम समझदार बच्चे जो हैं वो एकदम से चीज़ों को भांप लेते हैं और तुरंत उसका हल निकालने में लग जाते हैं। लेकिन ये समस्या यानी कि कोई प्रॉब्लम उनके सामने आई तो उसी प्रॉब्लम में उलझे हुए रहेंगे, उसको सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त उन्हें करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं 8th पॉइंट, किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से एब्स्ट्रैक्टली विचार नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को अगर बारीकी से एनालाइज करना हो तो वो ऐसा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ता है। वो किसी भी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं सोच सकते, यानी कि अगर उनके सामने कोई चीज़ है, एक तरह से फिज़िकल प्रेजेंस है, तो वो उसको सही से समझ पाएंगे। अगर किसी बात के तौर पर ही उन्हें समझाया जाए, कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने वो ना हो, ऐसे ही काल्पनिक रूप से या फिर किसी उदाहरण के तौर पर उन्हें चीज़ें जब समझाई जाती हैं और वो चीज़ें सामने नहीं होती तो उन्हें काफ़ी विचार करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए और कठिनाई महसूस उन्हें होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा समझते हैं, यानी कि ये टीम वर्क जो है उसमें ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं करते, कोई भी कार्य जो है अलग ही करना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा भी कि ये अपने से छोटे उम्र के बच्चों से साथ भी सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए शायद ये एकदम अलग ही कार्य करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th, ये बालक निर्देशों का खुशी से पालन करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन्हें डायरेक्शंस दी जाएं ठीक तो उसका ये खुशी खुशी पालन करते हैं, बल्कि अगर इनको किसी टीम में लीडर बना दिया जाए तो ऐसा इनको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये डायरेक्शंस अगर मिलें तो उसके अनुसार खूब अच्छे ढंग से ये कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th, ये बालक आलोचना सहन नहीं कर पाते। कहने का मतलब अगर कोई इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इनकी कोई किसी ने थोड़ी बहुत बुराई की है तो ये उस बात को सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत एकदम से विचलित हो जाते हैं या हम बोल सकते हैं एकदम से बिचल जाते हैं। 12th है यहाँ पर, उपेक्षित महसूस करने पर हीन भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यदि इन बच्चों को लगता है कि उनकी उपेक्षा यानी उन्हें इग्नोर किया गया है, ऐसा यदि उन्हें महसूस हुआ तो उनको क्या हो जाता है, हीन भावना में आ जाते हैं, यानी अपने आप को इन्फीरियर, एक तरह से तुच्छ वाली भावना में अपने आप को शामिल कर लेते हैं या फिर उस भावना में ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट 13 है यहाँ पर,
ये बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जो एनवायरनमेंट है, अदर जो चिल्ड्रन हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, या फिर बाहर भी या घर के आसपास के माहौल में भी वो अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, एक तरह से बैलेंस नहीं बना पाते। नेक्स्ट 14th है, ये शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। जल्दी से कोई डिसीज़न इन पर नहीं लिया जाता, क्योंकि ये सोचने में काफ़ी समय लगा देते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें उलझ कर रह जाते हैं। नेक्स्ट है, ये अध्यापक के स्नेह व सहानुभूति की लालसा रखते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो चाहते हैं कि जो टीचर है वो हमेशा उनसे एकदम अच्छे से पेश आए और उनके साथ सिंपैथी को जाया करे, यानी उनके साथ जो टीचर है वो उनसे प्रेम से व्यवहार करे, ऐसा वो हमेशा लालसा रखते हैं। उनके मन में ऐसी हमेशा ही चाह रहती है। जैसे आपने देखा हो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मतलब टीचर उनसे ही बातें करे, हमेशा उनकी ही बातों को बीच बीच में बार बार लाए या फिर उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, तो इस तरह से होता है। 16th है यहाँ पर, ये अंतर्मुखी होते हैं तथा मित्रों की संख्या सीमित होती है। बिल्कुल यहाँ पर इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा किसी से विश्वास करना मुश्किल होता है इनके लिए और ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने ही खुद में लगे रहते हैं। साथ ही इनके जो दोस्त हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में इक्का दुक्का ही होते हैं। 17 है यहाँ पर, दूरदर्शिता की कमी होती है। लैक ऑफ फारसाइटनेस, यानी कि इनका जो दृष्टिकोण है वो दूरदृष्टिकोण नहीं रहता, काफ़ी पहले की बात जो है वो नहीं सोच पाते। कहने का मतलब है किसी भी बात को बहुत पहले से ही विचार वो नहीं कर पाते हैं, तुरंत ही विचार करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये पहले से ही किसी चीज़ को तैयार करने में या भविष्य के लिए कोई योजना बनाने में सफल नहीं रहते। साथ ही 18 है यहाँ पर, ये निराशावादी पैसिमिस्ट होते हैं, यानी ऑप्टिमिस्ट आशावादी ये नहीं होते। ये हर एक चीज़ को उसके डार्क पोर्शन को देखते हैं, उसके लाइट पोर्शन को नहीं देखते। तो इस तरह से ये हमेशा निराशा के साथ घिरे होते हैं। तो ये थे हमारी कुछ पिछले बालकों की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पिछड़ेपन के कारण देखेंगे और साथ ही कुछ समस्याएं जो उन्हें सामना करना पड़ता है और उसकी समस्याओं का जो है समाधान देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और चीज़ें समझ में आ रही होगी एकदम बेहतर ढंग से। इसलिए हमें कमेंट में बता दिया करें। धन्यवाद।